सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन है और इसमें आपको बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 16 की पावर -2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16 की पावर -2 का फोर्थ रूट है, तो मतलब 16 की पावर -2 की होल पावर 1/4। मतलब 16 को -2/4 लिख सकते हैं, ये वाली चीज को हम। ठीक है, अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और इसकी पावर -2/4, 4 से 4 कट गया, 2 की पावर -2, मतलब 1/4 आपका आंसर है, विच मीन्स ए ऑप्शन आपका सही है इसमें। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका आ रहा है। अगले वाले में आपको बोलता है कि ये वाली जो वैल्यू दी हुई है वो किसके इक्वल है, 4√6, मतलब लाइक टर्म्स को ऐड करोगे, सिंपल 4 + 7 11, तो 11√6 आपका ऑप्शन बी आ जाएगा इसका। अगले में बोलता है इन बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर कितने रैशनल नंबर्स। देखो, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। अगर मैं 1 और 2 के बीच में भी चेक करूंगा तो 1.1, 1.2, 1.2 में भी बन जाएंगे, 1.21, 1.22, बहुत सारे बन जाएंगे, मतलब इनफाइनाइट रैशनल नंबर। सी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यस, 0/1, मतलब हाँ, सही आंसर है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी टी व्हेन टी इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस टी की जगह पर 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो ये सब तो 0 हो जाएगा, बचेगा आपके पास 2, मतलब ऑप्शन ए। वैसे भी टी वाली सारी टर्म खत्म कर दोगे और 2 ही बचेगा आपका, क्योंकि 0 पुट करना है। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री आपके पास 0 होती है। फिर कैसे? देखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे ये कांस्टेंट है आपके पास, यहाँ पे x नहीं है तो मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ उसको। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है, ये पड़ा हुआ है वो। 1 तो तब होती है जब लीनियर होता है, x की पावर 1, 2 क्वाड्रेटिक, 3 क्यूबिक, तो कांस्टेंट के लिए 0 होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोलता है ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज ऑलवेज 0। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर जो होता है वो कैसा होता है, x,0 की फॉर्म में। तो ऑर्डिनेट उसका हमेशा क्या होता है, 0। ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट। अब्सीसा ऑफ द पॉइंट इज पॉजिटिव इन। जो अब्सीसा है वो कहाँ पर पॉजिटिव होता है। अब्सीसा का मतलब आपका एक्स एक्सिस है ना। और जो आपकी एक्स एक्सिस होती है वो इधर पॉजिटिव होती है, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, सेकेंड एंड थर्ड में क्या होती है, नेगेटिव होती है। मतलब आपका आंसर है फर्स्ट एंड फोर्थ, विच मीन्स डी ऑप्शन सही है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अ लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ। मतलब कौन सी इनकरेक्ट है। तो लाइन सेगमेंट की हमेशा एक डेफिनेट लेंथ होती है, क्योंकि उसके एंड पॉइंट्स और फर्स्ट पॉइंट फिक्स्ड होते हैं। थ्री लाइन्स आर कंकरेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट। ये हमने पढ़ा था कि कंकरेंट लाइंस वही होती है जिनमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन होता है सब में। टू लाइन्स आर ड्रॉन इन अ प्लेन ऑलवेज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। एक प्लेन में जो हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा इंटरसेक्ट करती है। डी ऑप्शन क्या है, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन लाइन। देखो, जो डी ऑप्शन आपने किया है उसमें क्या चीज है, वन एंड ओनली वन लाइन। जैसे ये एक लाइन पॉइंट है और सपोज ये आपकी एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन से और इस पॉइंट से मुझे एक लाइन पास करनी है, वो इस लाइन से पैरेलल होनी चाहिए। तो ये वाली पॉइंट से अगर मैं एक लाइन पास करूंगा तो ऐसे पास कर जाएगी, जो कि इससे पैरेलल होगी। क्या मैं कोई और लाइन पास कर सकता हूँ, मतलब इस पॉइंट से तो और बहुत सारी लाइंस पास करेगी, बट वो सारी लाइन इस लाइन से क्या नहीं होगी, पैरेलल नहीं होगी। विच मीन्स आपका ये वाला ऑप्शन सही है कि एक ही लाइन पास करेगी। वो ये कहता है कि एक लाइन पास करेगी, हाँ एक ही करेगी, इसलिए डी ऑप्शन सही है। और आपका सी ऑप्शन इसलिए गलत है, वो बोलता है टू लाइंस आर ड्रॉन इन अ प्लेन ऑलवेज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। मतलब दो लाइंस जो हम ड्रॉ करते हैं प्लेन में वो हमेशा एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है। बेटा, प्लेन में तो पैरेलल लाइंस भी होती है और पैरेलल लाइंस तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। हाँ, कार्टेशियन प्लेन में तो करती है दो लाइंस इंटरसेक्ट। वो दो लाइंस आपकी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, या और भी बहुत सारी हो सकती है। बट वो कह रहा है कि टू लाइंस जो है वो हमेशा इंटरसेक्ट करती है, ये बात इसकी गलत है। हमेशा इंटरसेक्ट नहीं करती, हाँ इंटरसेक्ट कर सकती है बट हमेशा नहीं करती। ठीक है, क्योंकि प्लेन्स में आपकी पैरेलल लाइंस भी होती है। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, क्योंकि सी ऑप्शन गलत है, उसे गलत ऑप्शन पूछा है। 3x + 10 इज इक्वल टू 0 विल हैव यूनिक सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। देखो, 3x + 10
सोल्यूशन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालना, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो -10/3 आएगी। क्या कोई और एक्स की वैल्यू आ सकती है इसमें? विच मीन्स इसका आंसर क्या है? यूनिक सोल्यूशन। -10/3 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं निकलेगी जिससे आपका आंसर 0 आएगा। तो यूनिक सोल्यूशन। अगर y होता ना तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होते। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बहुत इजी था, आपने x की जगह पर 1 और y की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं? 2 पुट कर रहे हैं। इज इक्वल टू के, तो आपके पास आया 2 + 6 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू 8, विच मीन्स आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपके पास था कि आपको बोलता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 105 डिग्री। एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है ट्राइंगल का 105, एंड इट्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ईच ऑफ दीज एंगल्स आर, देखो अगर आपके पास ये है और ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल आपको 105 डिग्री दिया हुआ है और इसके ऑपोजिट एंगल्स ये दोनों इक्वल है, तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली कि जो बाहर वाला एंगल होता है अंदर वाले के दो के दोनों के किसके बराबर होता है? सम के। मतलब 2x इज इक्वल टू 105, तो 105/2 विच इज इक्वल टू 52.5, ऑप्शन डी। नेक्स्ट में आपको बोलता है क्वेश्चन में, इन अ गिवन फिगर POQ इज अ लाइन, द वैल्यू ऑफ x इज। POQ अगर लाइन है तो चारों का सम, तीनों का सम किसके इक्वल होगा? रीजन एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो 7x इज इक्वल टू 140 हो जाएगा, 40 इधर जाकर माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। हमसे पूछ रहे हैं x की वैल्यू, तो x का मान है 20, बब्बू मान। इन टू ट्राइंगल्स DEF एंड PQR, दो ट्राइंगल्स है, DE इज इक्वल टू QR। दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं पहले, DEF PQR, जिसमें आपको DE QR के इक्वल है, EF PR के इक्वल है, एंड FD PQ के इक्वल है। ठीक है, आपको बोलता है तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट होंगे, बट उसमें क्राइटेरिया सही लेना जरूरी है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के हिसाब से, है ना? तो DEF मैं पहले लिख दूंगा, और इसका कॉन्ग्रुएंसी जब लिखूंगा तो DE किसके इक्वल है? QR, तो यहाँ पे QR लिख देते हैं। और फिर EF किसके इक्वल है? EF जो है वो PR के इक्वल है, तो यहाँ पे PR आएगा। और लास्ट में चेक कर लेंगे एक बार कि DF जो है वो PQ के इक्वल है, तो DF PQ के इक्वल है, सही बन रहा है ये। अच्छा, ये ऑप्शन नहीं है, फिर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे हम इसको। ठीक है, अब ऑप्शन के हिसाब से कैसे देखना है? जैसे PQ EF के इक्वल होना चाहिए, क्या PQ EF के इक्वल है? तो PQ तो FD के इक्वल है, मींस डी ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट वाला देखता हूँ तो DE PQ के इक्वल होना चाहिए, तो DE मेरा PQ के इक्वल भी नहीं है, मतलब मेरा ए ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। FE PR के इक्वल है, हाँ FE PR के इक्वल है। ED RQ के इक्वल है, ED जो है वो RQ के इक्वल है, ठीक है। और FD जो है वो आपका PQ के इक्वल है, तो मतलब आपका कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलता है, इफ थ्री एंगल्स और क्वाड्रिलेटरल आर दिस, तो एंगल सम प्रॉपर्टी, चारों का सम किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो x आ जाएगा आपका 360 माइनस 240, तो x की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री, मतलब कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। 16th क्वेश्चन में आपको बोलता है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद अ सेंटर O, ठीक है, और यहाँ पे आपको बोलता है ABCD पॉइंट्स दिए हुए, देन AB इज इक्वल टू CD, AB इज ग्रेटर देन और इक्वल टू CD, AB लेस देन CD, नन ऑफ दीज। बिल्कुल। इसमें हम क्या करते थे कि जो आपके पास OM ड्रॉ करते थे खुद से परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जो होता है वो बाइसेक्ट करता है, तो AM जो होगा वो DM के इक्वल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बड़े वाले को बाइसेक्ट करेगा। ऐसी BM जो होगा वो CM के इक्वल होगा, क्योंकि छोटे वाले की कॉर्ड को ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। इक्वल में इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब AM में BM माइनस कर देंगे, DM में CM माइनस कर देंगे, तो आपके पास AB जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? CD के, विच मीन्स आपका ऑप्शन ये डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि ये क्वेश्चन हाँ NCERT क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ अ साइड A यूनिट इज, इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 A², सिंपल, डी ऑप्शन आ जाएगा। फिर द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू को ऑब्जर्वेशन में बोलते हैं हम रेंज, तो रेंज। अ स्टेटमेंट ए क्या कहता है? स्टेटमेंट ए कहता है, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज 2 + √3 एंड 3 - √3 इज एन इरेशनल। गलत है ये, क्योंकि √3 और √3 कट जाएगा और ऐड होने के बाद सम बोल रहे हैं ना, तो 5 बन जाएगा।
तो ये तो रैशनल बन रहा है, तो मींस ये ए गलत है, बी भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नेवर रैशनल नंबर, ये भी गलत है, क्योंकि अगर मैं दो इरेशनल नंबर लेता हूँ, अंडर रूट टू दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो टू बन जाएगा, विच मीन्स ये आपका रैशनल नंबर बन गया। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे और मे नॉट इरेशनल या रैशनल, ठीक है, तो रैशनल बन सकता है, विच मीन्स ये कह रहे हैं कि वो कभी भी रैशनल नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो दोनों ही गलत है, विच मीन्स आपने क्या लिखा? वैसे तो बी स्टेटमेंट में वो ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है उसका, वो अपने आप से बस ये चीज बता रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ दो इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रैशनल नहीं होता, ऐसा नहीं है, रैशनल हो सकता है, इसलिए वो गलत है। और ऊपर वाला इसलिए गलत है कि दोनों इरेशनल नंबर में रूट थ्री कट रहा है, आंसर फाइव आ रहा है, विच मीन्स रैशनल आ रहा है। 20 में आपको बोलता है पी एक्स जो है, पी एक्स स्क्वेयर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो पहले पता चल गया कि इसमें हाईएस्ट पावर टू है वेरिएबल की, तो ये तो क्वाड्रेटिक है, तो ये गलत है आपका, तो ए फॉल्स है। अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट थ्री डिफरेंट जीरोस। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा तीन डिफरेंट जीरोस होंगे। हाँ, ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा तीन डिफरेंट जीरोस होते हैं, और साथ में इसके जो जीरोस होते हैं वो सेम भी बन सकते हैं, तीनों इक्वल जीरोस भी हो सकते हैं, मतलब एक जीरो भी आ सकता है उसमें, उस केस में। हाँ, तो ठीक है, बी आपका सही है और ए आपका फॉल्स है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर है, ऑप्शन सी सही है इसका।